एंड जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. सो गाइस, वेलकम टू द अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द सुपर 3000 MCQ सीरीज फॉर जेईई मेन 2021. और आज है डे 15. केमिस्ट्री में हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर गैसीय स्टेट. बहुत ज्यादा प्यार से समझेंगे. बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लिए गए हैं, मतलब वैसे सवाल लिए गए हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. मतलब ये वैसे सवाल है जिनसे आपका सिलेक्शन हो सकता है. मतलब सिर्फ आपको खुश नहीं किया जाएगा, यहाँ पे वैसे क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके काम का है ना. खुशी थोड़ी कम मिले लेकिन काम का होगा. समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेशन बोरिंग होने वाला है. ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि अपन का सेशन बोरिंग हो जाए, है ना. हम दोनों मिलकर धमाल मचाते हैं हमेशा. ठीक है, हम दोनों मतलब हम और मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब वो तो ऐसे भी नहीं है, वो नहीं, हम तुम. ठीक है, हाँ. तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. आज का प्यारा सा क्वेश्चन, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन कवर किए गए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है, डाल्टन्स लॉ पे, है ना. फटाफट सोचो क्या ये आप क्वेश्चन कर सकते हो. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया गया है चूंकि ये पहला क्वेश्चन है. क्या कहा जा रहा है, चलो फिर भी मैं बता देता हूं. फटाफट करेंगे हम लोग. ठीक है, द प्रेशर ऑफ मिक्सचर. यहां पे एक मिक्सचर की बात की जा रही है. द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल वेट्स, दिस इज योर की पॉइंट, इक्वल वेट्स ऑफ टू गैसेज. मींस यहां पे क्या है, दो गैस है, गैस 1 है और गैस 2 है. इसके इक्वल वेट्स लिए गए हैं. जैसे कि W ग्राम गैस 1 का, तो W ग्राम ही क्या है, गैस 2 का लिया गया और इनको क्या कर दिया भाई, मिक्सचर बना दिया. इनको मिला के एक मिक्सचर बना दिया है. द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्वल वेट्स ऑफ टू गैसेज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 4 and 40. सपोज दैट कि 1 जो है गैस 1, उसका मॉलिक्यूलर वेट 4 है और सेकेंड गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 40 है. ऐसा हम मान लेते हैं. ठीक है, इज 1.1 atm. तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ये टोटल प्रेशर कितना लगा रहा है, ये टोटल प्रेशर भाई लगा रहा है 1.1 atm टोटल प्रेशर लगा रहा है. तो आपसे पूछा जा रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लाइटर गैस इन द मिक्सचर. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताना पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस. अब एक बात होता है ना, सबसे पहले तो लाइटर गैस का मीनिंग समझ में आना चाहिए भाई. गैस 1 और गैस 2 में कौन सा गैस लाइटर है? सोचो, ध्यान समझना. जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, लाइटर है. मींस गैस 1 अपना क्या हो गया, लाइटर गैस हो गया. सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर दिया. मींस हमको पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 निकाल दे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ध्यान से समझना, एक बेसिक मेथड बताऊंगा और एक स्मार्ट मेथड बताऊंगा कि बिना कुछ किए हुए सिर्फ ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे. ठीक है, चलो सबसे पहले वो मेथड बताऊंगा जो आपने क्लास में पढ़ा है कि जब भी आपको टोटल प्रेशर दिया हो मिक्सचर का, है ना, टोटल प्रेशर मिक्सचर का दिया हो, है ना, और आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा जाए किसी भी कंपोनेंट का, तो हमने क्या पढ़ा था डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर मींस पीपी, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर. बात समझ में आता है? ये टेम्परेचर नहीं है, ये टी है ना, मतलब टी फॉर टोटल प्रेशर, पीटी इज टोटल प्रेशर. ठीक है, तो अब लाइटर गैस मींस हमें किसकी बात करनी है, फर्स्ट गैस की बात करनी है. तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर, तो 1.1 atm है. मोल फ्रैक्शन आप कैसे लिखते हो, मोल ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल. इसका मोल कैसे आप लिखोगे, W ग्राम गैस लिया है अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट है 4 अपॉन टोटल मोल कैसे लिखेगा, W अपॉन 4 प्लस सेकेंड गैस का भी ऐड कर दो मोल, W अपॉन 40 एंड इनटू टोटल प्रेशर क्या होगा, 1.1 atm. इसको सॉल्व करो, मन ही मन सॉल्व करो. तो ऊपर तो क्या रहेगा, W/4 ही रहेगा. चलो मैं करके भी दिखा देता हूं. ऊपर तो क्या रहने वाला, W/4 और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 और 40 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 40 आएगा. हाँ सर आएगा. तो 4, अरे यार एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, इतनी तो बेसिक मैथ आती है सबको. हाँ सर आती है. सर 40 हो गया एलसीएम, मन ही मन कर रहे, एक स्टेप को खा जा रहे हैं, ऐसे खा जा रहे हैं स्टेप को. ठीक है, तो 40 हो गया एलसीएम, 4 से डिवाइड किया 40 को, 10 है तो 10 into W, यहां पे क्या आएगा 10W. ठीक है, और प्लस W, ये क्या हो जाएगा 11W अपॉन क्या हो गया 40 इंटू 1.1 atm. ये क्या हो जाएगा W/4 इंटू 11W इंटू 40 इंटू 1.1 atm. दिस इज आवर आंसर. W से W गया, 4 से कौन चला गया, 4 से चला गया 40, तो ये क्या हो जाएगा भाई 10. ठीक है, 4 दें के 40, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा 11/11, ये क्या आ गया 1 atm आ गया. मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस, दिस इज नथिंग बट 1 atm. अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लिया हूं, है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पहली बात क्लियर करेगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर वाली जो कहानी है वो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हेल्प करेगी, है ना. गैसीय स्टेट तो खैर पूरा का पूरा उस पर चलता ही चलता है.
ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ढंग से इसको समझ लेना जरूरी था। अब यहां पे इस क्वेश्चन को लेने का एक और वजह है कि आप गलती यहां पे कर सकते थे लाइटर और हैवियर में, ठीक है, तो अभी समझ में आ गया। अच्छा, क्योंकि अगर गलती से अगर आपने गैस 2 लेके कहानी किया होता तो 0.1 एटीएम आता आंसर, वो भी दिया ऑप्शन में, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देना 1 एटीएम आंसर आ गया। अब वो दूसरा मेथड, अब मैं बताऊंगा वो दूसरा मेथड, सबको दिख रहा है, कुछ कटा छटा नहीं है। हाँ, अब मैं बताऊंगा वो दूसरा मेथड जिसे आप बिना सॉल्व किए ऑप्शन से पता कर सकते थे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखो, जब हमने इक्वल वेट ले लिया दोनों ही गैसेस के, ध्यान समझना, जब हमने इक्वल वेट ले लिया दोनों ही गैसेस के, तो जो लाइटर गैस होगा, ऑब्वियसली जो लाइटर गैस होगा वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा होगा। देख सकते हो ना तुम यार, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो जो लाइटर गैस है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा हैवी गैस से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 1.1 एटीएम है, इसमें ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा? ज्यादा प्रेशर लाइटर वाला लगाएगा, ठीक है। मतलब देखो, ज्यादा मतलब कि आधे से ज्यादा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो कम है, ये भी कम है, सबसे ज्यादा यही है, तो ये ऑप्शन टिक कर देना था। लाइटर गैस इक्वल वेट अगर ली हो तो लाइटर गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगा। चलो, जिनको ये समझ में आया बात तो सही है, नहीं तो वीडियो रोक के सोचना कभी घर पे, है ना, मैंने ऐसा क्यों बोला है। और जिनको नहीं समझ आया तो भाई कॉन्सेप्ट ही फॉलो कर लो। नेक्स्ट में, दिस इज वेरी वेरी आसान क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी। डेंसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ बी एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर दोनों के लिए क्या है? सेम है ना। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए, sorry, the molecular weight of gas B, मतलब molecular weight of gas B is thrice of that of A. This is triple of molecular weight of A. The ratio of pressure of gas A, तो हमें बताना है PA and gas B, PB, ये रेशियो हमको बताना है। कुछ नहीं करना है, जब भी डेंसिटी पे सवाल आ जाए तो PM इक्वल टू DRT सबको ही याद होगा, है ना। कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं याद है? होना चाहिए याद। तो फॉर गैस A लगा दो तो क्या हो जाएगा? PA MA इज इक्वल टू DA/RT। यहां पे सिंपली T लिख सकते हो, कुछ बच्चे TA लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, है ना। मैं सिर्फ T इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं गैस B के लिए लिखूंगा ना टेम्परेचर, तो वो भी T ही होगा। तो TB और TA यहां पे बराबर है, आपकी मर्जी के लिए लिख लो TA, ठीक है। सेकेंड गैस B के लिए लिखे तो PB MB, M इज व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज इक्वल टू DB/RT। अब TA TB बराबर है, सेम है। रेशियो ले लो, रेशियो ले लोगे, ये तो बराबर है, कट गया, ये भी बराबर है, कट गया, कटता एक दिन सबका है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया PA/PB, तो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू DA/DB, और ये चला जाएगा ऊपर, है ना। कितना ऊपर? भगवान के पास? नहीं, MA को नीचे लाएंगे बैलेंस करने के लिए, इतना ऊपर नहीं भेजना अभी उसको, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बन जाए उसके बाद भेज देंगे, कोई टेंशन नहीं है। DA/DB निकालो, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब ये चीज जो है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। और उसके बाद MB/MA चाहिए, MB/MA क्या आएगा? 3 आएगा। तो MB/MA क्या आएगा? 3 आएगा। कुछ लोग गलती क्या करेंगे? 3 को नीचे लिख देंगे। अबे MB/MA की वैल्यू क्या है? 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा ना। तो PA/PB क्या आ गया? 6 आ गया। इसको रेशियो के फॉर्मेट में लिखे तो 6/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा? C आएगा। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये भी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल JEE मेन लायक है, पहले IIT ने इसको पूछा भी है। लेकिन बस कहानी क्या है, देखो, गलत वाला ऑप्शन पहले दे देगा, जरा भी उल्टा किया तो 1:6 आ जाएगा। पहले ऑप्शन में दिया, तुम खुश हो जाओगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तुम्हारा 5 नंबर चला जाएगा और तुम रेस से बाहर हो जाओ। क्योंकि अगर 5 नंबर तुम्हारा गया, मतलब तुम 5000 रैंक पीछे, और 5000 रैंक तो बहुत ज्यादा होता है इंजीनियरिंग के एग्जाम में। 5000 रैंक तो सब कुछ ही डिसाइड कर देगा तुम्हारा, मतलब इंजीनियरिंग में, दूसरी चीजों में नहीं, है ना। महिला मित्र वाले में तो अलग ही चलता है कहानी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉलिक्यूलर स्पीड पे है। क्या कहा जा रहा है? टेम्परेचर एट विच मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ O2। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब VMP, किसकी बात की जा रही है? O2 की। बिकम्स इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब VRMS ऑफ N2, है ना। और साथ में दिया हुआ है कि N2 जो है इसका टेम्परेचर ऑलरेडी दिया है, ये क्या है? 427 डिग्री सेल्सियस है।
तो बताओ किस टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो O2 का होगा वो Vrms ऑफ N2 के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें टेम्परेचर किसका निकालना है, टेम्परेचर O2 का निकालना है, टेम्परेचर O2 का निकालना है, N2 का तो दिया ही है। ठीक है, चलो क्या टेम्परेचर रखे O2 का कि ये कहानी हो जाए। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए मॉलिक्यूलर स्पीड में कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, √2RT/m होता है। तो यहां पे ध्यान से देखना है, यहां पे आप चूंकि ऑक्सीजन के लिए लगा रहे हो तो ये लिख दो। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू Vrms इज इक्वल टू √3RT/n। तो 3RT/m, लेकिन यहां पे टेम्परेचर किसका लिखोगे, N2 का, चूंकि हम Vrms किसका लिख रहे हैं, N2 का, और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका होगा, N2 का। क्लियर? हाँ सर। दोनों तरफ आप क्या करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर अगर आप दोनों तरफ कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2RTO2/MO2 दिस इज इक्वल टू 3RTN2/MN2। R से R क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, नाउ अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप चाहते तो इसी स्टेप में कहानी कर सकते थे कि जो अपना MO2 है ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और MN2 है ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अपने को TN2 दिया है, TN2 कितना दिया है, 427 डिग्री सेल्सियस। गलती से भी अगर आप TN2 की जगह पे 427 रख दिए तो आप गए फिर रेंज से बाहर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर हम केल्विन में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 7 3 10, 7 2 9 1 10, 4 2 6 1 7। ठीक है, मींस TN2 कितना है, TN2 को भी इसी ऑप्शन में रिप्लेस कर दो, भले ओवर राइटिंग करनी पड़े। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 700 केल्विन हो गया, 700 केल्विन हो गया। तो यहां से अगर हम बात करें TO2 कितना होगा, तो TO2 देखो फटाक से आप लिख सकते हो, TO2 हो जाएगा 3 गुना 700 गुना 32/2 गुना 28, इतना केल्विन। क्लियर? हाँ सर। इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हो, कर ही सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। कैसे करें सर, 2 से ये चला जाएगा 16, ठीक है, और उसके बाद फिर ये 2 से जाएगा ये कितना 14, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 से भी तो कट रहा था ना, 2 बार क्यों लिखेंगे हम, हैं 2 बार हम क्यों लिखेंगे बताओ। 4 चौके 16 है ना, और 4 सत्ते 28, और 7 से ये चला गया 100। ठीक है, तो 100 गुना 4 कितना हो गया 400, और 400 गुना 3 ये क्या हो गया 1200। तो 1200 केल्विन अपना क्या होगा, आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस ऑप्शन मतलब इस क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाना होता तो एक ऑप्शन में 1200 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता और दूसरे में 1200 केल्विन लिखा रहता, ये भी केल्विन में ही है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन और हार्ड हो जाता। कुछ लोग यूनिट अगर नहीं समझ पाते तो गलत कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते। मॉलिक्यूलर स्पीड में क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड की अगर हम बात करें तो अगर आपको फॉर्मूला बस याद है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में, है ना, आपसे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता, बहुत आसान होता है। ठीक है, और राम बताया था। हाँ, नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। A rigid container containing 10 ग्राम गैस एट सम प्रेशर, बोला जा रहा है यहां पे। सबसे पहले इसका बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना, कि एक क्या है अपने पास रिजिड कंटेनर है, दिख रहा है सबको। हाँ, एक है अपने पास रिजिड कंटेनर जिसमें क्या है 10 ग्राम गैस है। कितना ग्राम गैस है, 10 ग्राम एक क्या रखा हुआ है, गैस। एट सम प्रेशर, नहीं पता कितने पे, लेकिन सम प्रेशर है ना, एंड टेम्परेचर, कुछ प्रेशर और टेम्परेचर पे रखा है। The gas has been allowed to escape. The gas has been allowed to escape. लेकिन ब्रैकेट में एक बात लिखा है कि do not consider effusion. इसको आप effusion मत समझ लेना। सिंपली ये क्या कर रहे हैं, यहां से escape कर रहा है from the container due to which pressure of the gas becomes half of its initial pressure. सपोज दैट कि इनिशियली जो प्रेशर था गैस का वो P1 था, तो एस्केप कर जाने के बाद जो गैस का प्रेशर अब हो गया, मतलब गैस जितना प्रेशर अब कंटेनर में लगा रहा है वो क्या हो जाएगा, जो P2 है वो क्या हो जाएगा, P1/2 हो जाएगा। यही तो बोल रहा है ना कि फ्रॉम द कंटेनर, जब एस्केप कर गया फ्रॉम द कंटेनर ड्यू टू विच प्रेशर ऑफ द गैस becomes half of the its initial pressure, मींस जो P2 होगा वो क्या होगा P1/2, क्योंकि P1 ही तो क्या था, इनिशियल प्रेशर था। एंड टेम्परेचर becomes मींस जो T2 होगा, है ना,
2/3 ऑफ इट्स इनिशियल, 2/3 इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं कि क्या था, T1 था, तो ये क्या हो जाएगा अभी 2/3 T1। तो कह रहा है कि द मास ऑफ गैस इन ग्राम एस्केप्ड। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, मास ऑफ गैस एस्केप्ड, मास ऑफ गैस एस्केप्ड। ठीक है, ये अपने को बताना है। बहुत बढ़िया बात, बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। कैसे बताओगे मास ऑफ गैस एस्केप, जब आपको मोल्स ऑफ गैस कितना एस्केप कर गया ये पता हो। ठीक है, एक चीज हम ध्यान से यहां पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आधा से ज्यादा लोग, मतलब वैसे भी यार 10 लाख बच्चे जेडबलई का एग्जाम देते हैं, अभी तो थोड़ा क्रेज कम हो गया, तो 9 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उसमें सीरियस बच्चे कितने होते हैं, सीरियस बच्चे हो तो वही 1 लाख, हाँ सही बोल रहा हूं मैं, 1 लाख ही होते हैं। सर जेई मेन तो 1.5 लाख क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस में बैठने के लिए। अबे वो कुछ और यहाँ का इंडिया का सिस्टम है, उस कारण से बैठते हैं। एक्चुअल में सीरियस बच्चे 1 लाख से भी कम होते हैं। ठीक है, तो ये कहने सुनने के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि हम 9 लाख बच्चों में ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब जो ऐसे क्वेश्चन करने वाले बच्चे होंगे वो मुश्किल से 50,000 होंगे, है ना, जो कि एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने वाले बच्चे 50,000 होते हैं। थोड़ा सा और मीडियम लेवल पे जाएं तो 1 लाख बच्चे होंगे, और एकदम इंटरटेनमेंट वाले माहौल में चले जाएं, कौन से वाले में, इंटरटेनमेंट वाले माहौल में, कि हम क्या कराएं भाई, टेम्परेचर सेम कर दें, टेम्परेचर सेम कर दें। एक गैस लिया भाई, कहा कि उसका प्रेशर आधा हो गया, तो बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा अभी फाइनली, तो P1V1 इक्वल टू P2V2। मस्त, एकदम खुश हैं कि क्या गुरुजी ने पढ़ाया, मस्त पढ़ाया एकदम, है ना। वैसे वाले बच्चे, मतलब जिनको इंटरटेनमेंट कराया जाता है और उनको वही पढ़ाया जाता है जो उनको सब कुछ समझ में आया, ताकि वो गुरुजी को अच्छा बोल पाए, वैसे बच्चे हमारे पास इंडिया में कम से कम होंगे 7 से 8 लाख। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे वही हैं जो बस ये चाहते हैं कि हमें जो समझ में आ जाए, हमें जिसमें एकदम अवेंजर वाली फीलिंग आए, अवेंजर वाली, है ना, अवेंजर वाली, एकदम मस्त इंटरटेनमेंट हो, झक्कास एकदम, है ना, बैंड बजवाओ, एकदम खूब नचवाओ हम लोग को, है ना, तो वैसे बच्चे ज्यादा हैं। तो खैर, लेकिन सिलेक्शन आपको इन सब क्वेश्चन करने से होगा। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको। गैसीय स्टेट में मैं एक लाइन बोलता हूं बच्चों को कि जब भी आपको जिंदगी में सब कुछ धुंधला नजर आने लगे गैसीय स्टेट में, तो एक बार आप PV इक्वल टू nRT के बारे में जरूर सोचना। ऐसे क्वेश्चन हो तो PV इक्वल टू nRT के बारे में जरूर सोचना कि ये जो गैस था बिफोर और आफ्टर में क्या चाहिए, कांस्टेंट है। PV इक्वल टू nRT उसमें लगाएंगे बाद में। तो एक चीज दिया था कि रिजिड कंटेनर है। रिजिड कंटेनर मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम फिक्स्ड है कंटेनर की, तो वॉल्यूम जो यहां पे है वही वॉल्यूम यहां भी है कंटेनर की, मींस गैस की वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, बाकी सब चेंज हो रहा है। देखो प्रेशर भी चेंज हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, गैस एस्केप किया तो मोल भी चेंज हो गया। तो अगर हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT, तो सिर्फ फिक्स क्या है, सिर्फ फिक्स है वॉल्यूम, और R तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब क्या हो जाए कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। इसका मतलब क्या है कि जो P1 अपॉन P2 होगा, दिस विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N2 T1 अपॉन T2। होगा या नहीं होगा। और N1 तो हमें मालूम है, N1 तो हमें क्या है मालूम है, कैसे मालूम है, 10 ग्राम गैस लिया है, गैस कौन सा ये नहीं बताया, मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट M वाला गैस है, तो N1 क्या हो जाएगा बताओ, N1 की वैल्यू हो जाएगी, N1 की वैल्यू हो जाएगी वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो N1 तो हमको पता ही है। ठीक है, चलो इसका मतलब अगर हम N2 निकालते हैं मतलब इस कंटेनर में कितना गैस रह गया, वही तो N2 होगा। ठीक है, तो फिर एस्केप्ड कितना हो, मतलब एस्केप कितना मोल कर गया गैस का, तो कैसे निकालोगे कि पहले था N1 अब बचा N2, तो एस्केप्ड मोल्स क्या हो जाएंगे, N1 माइनस N2 हो जाएगा। तो मास ऑफ एस्केप्ड गैस क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 इंटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो मास आ जाएगा। ठीक है, एस्केप किया है जो, तो आंसर तो आ ही गया ना। अब N1 और N2 बस रिलेशन ले आओ और वो आ भी जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं N1 अपॉन N2 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, P1 T2 अपॉन P2 T1, दिस इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2। क्लियर। अब P1 अपॉन P2 कैसे निकालेगा, ध्यान से देख, P1 अपॉन P2 इस रिलेशन से निकाल दो, P1 अपॉन करेंगे P2, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 आएगा ऊपर। इसका मतलब P1 अपॉन P2 जो है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। सिमिलरली T2 अपॉन T1, T1 को नीचे ले आओ तो T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2/3, है ना। तो T2 अपॉन T1 क्या हो गया भाई, ये हो गया अपना 2/3।
दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 इंटू 2/3 ये क्या हो जाएगा 4/3, तो दिस इज इक्वल टू 4/3, दिस इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। तो यहां से अगर हम n2 को लिखें तो n2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 n1, ठीक है। अब मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड ये क्या है भाई, n1 माइनस n2 है ना, तो हमने क्या लिख दिया n1 और माइनस n2 के जगह पे क्या लिख दोगे 3/4 n1, हाँ या ना लिख सकते हैं सर। n1 को अगर हम कॉमन ले ले यहां से तो आपको क्या दिखेगा, n1 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 3/4 मतलब क्या बन जाएगा 1/4, मीन्स मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड दिस इज इक्वल टू n1/4, है ना। तो जगह कम है, क्या मैं कहीं कुछ मिटा दूं तो काम चल जाएगा, चलो छोड़ो यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना कंसंट्रेशन बना हुआ है, वहां से मैं इधर आ रहा हूं, मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड आ गया, तो मास ऑफ गैस एस्केप्ड दिस इज इक्वल टू n1/4, और मॉलिक्यूलर वेट हमने गैस का क्या माना है, m माना है। n1 क्या है बेसिकली 10/m है, इंटू 4 इंटू m, n1 क्या है 10/m है, क्लियर, हाँ अपॉन 4 था और इंटू m। देखो मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस दिया नहीं था, तो ये 10/4 ये क्या हो जाएगा 2.5 ग्राम, दिस इज योर मास, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे मोल्स लिखा है ना, 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तो ये भी जो वेट आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्लियर, किसी कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, कंफ्यूजन बोलो है अगर तो, और नहीं है तो आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लो आराम से। चलो नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल एयर बैग्स इन्फ्लेटेड विथ N2 गैस विच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड सोडियम अजाइड। N2 गैस बना कैसे, उसका प्रोसेस अपने को दिया हुआ है कि Na(N3) सॉलिड जब टूटता है तो क्या बनाता है, ये N2 गैस बनाता है। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम मेटल, और साथ में क्या बनता है, सोडियम मेटल बन रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, सॉलिड ही बनेगा, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखो, क्या हो जाएगा 300 केल्विन एंड 760 टॉर की प्रेशर ऑफ N2 ये क्या है 760 टॉर है, जिसको अगर आप एटीएम में लिखोगे तो क्या आएगा 1 एटीएम आएगा, क्योंकि क्या होता है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर होता है, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम निकालना है, फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 125 ग्राम ऑफ सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड, है ना। तो अपने क्या करना है 125 ग्राम अगर सोडियम अजाइड लेते हैं तो इसके डिकम्पोजिशन से N2 जो बन रहा है टेम्परेचर 300 केल्विन पे, और प्रेशर अगर कितना लगा रहा है 1 एटीएम लगा रहा है, तो बताना अपने को कि वॉल्यूम कितना होगा N2 का। देखो इस गैस के लिए हमें वॉल्यूम निकालना है, तो कोई चांस और दूसरा नहीं है। मैंने क्या बोला, जब जिंदगी धुंधला नजर आने लगे तो PV इक्वल टू NRT चिपकाना है, ठीक है। तो PV इक्वल टू अगर NRT चिपकाएं तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ये हमको निकालना है। प्रेशर देखो पता है ऑलरेडी, टेम्परेचर पता है, R पता है, मींस अगर हम किसी तरीके से मोल्स ऑफ N2 निकाल दें, अगर हम किसी तरीके से मोल्स ऑफ N2 निकालने में सफल रहे तो क्या हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। और मोल्स ऑफ N2 कैसे आएगा, इस रिएक्शन से, मतलब मोल कॉन्सेप्ट चिपकाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करेंगे तो देखो अपने को N2 चाहिए, इधर N3 है, यार इसको इवन में कन्वर्ट कर लो ना एटम्स को, ठीक है, तो मजा आएगा। तो 2 से हमने यहां पे कर दिया मल्टीप्लाई, तो सोडियम यहां पे 2, नाइट्रोजन आइटम 3 गुना 2 6 हो गया, तो यहां पे क्या आएगा 3 आएगा। अब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर 2 मोल NaN3 टूटता है तो 3 मोल N2 बनता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, मोल वाला रिलेशनशिप का दो, पढ़ा था मोल मेथड, हाँ, मोल ऑफ NaN3 डिकम्पोज्ड लिखेंगे नहीं, लेकिन समझ में आता है कि जो डिकम्पोज होगा वही लिखेंगे, है ना, अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ N2 फॉर्म्ड अपॉन 3। तो यहां से मोल्स ऑफ N2 फॉर्म्ड क्या हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ कैची चला के, ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 3/2 मोल्स ऑफ NaN3। अब मोल्स ऑफ NaN3 आप निकाल सकते हो, ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। कैसे आप निकाल सकते हो, क्या आपको मास दिया हुआ है NaN3 का, हाँ, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले NaN3 का, ठीक है, कहानी हो जाएगा। कैसे हो कहानी, देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना
निकाल सकते हैं ना, सोडियम का पता है यार और ये नाइट्रोजन का भी पता है, मान लो एक्स आ गया मॉलिक्यूलर वेट, ये अननोन नहीं है, ठीक है। मेरे पास टाइम कम है तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना। 3/2 मोल्स ऑफ NaN3, ये क्या हो जाएगा 125 अपॉन x, दिस विल इक्वल टू व्हाट, दिस विल इक्वल टू मोल ऑफ N2। इसको आप सॉल्व करोगे तो पर्टिकुलर एक डिजिट आएगा समथिंग, ठीक है। हाँ, इसको क्या करना है, ये जो आया मोल्स ऑफ N2 उसको क्या करना है, यहां पे रख देना है। टेम्परेचर ऑलरेडी पता है, प्रेशर हमने किस में लिया है, ATM में लिया है, तो R की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 0.0821 लेंगे, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो गाइज समझ में आ गया, तो आई होप आप इतनी कहानी तो कर सकते हो। आगे बढ़ू, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर जगह कराए जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो वैसे हमने रेगुलर क्लासेस जो है उसमें तो हमने ये क्वेश्चन करे हैं, और इसको रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से जब भी हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, मींस जहां पे कनेक्टिंग कंटेनर्स हो, दो कंटेनर को कनेक्ट किया हुआ है, अभी क्लोज्ड वल्व लगाया हुआ है, फिर वल्व को ओपन करेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन फाइनल प्रेशर, ऐसे यही पूछा जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन में। डिटरमाइन फाइनल प्रेशर आफ्टर द वॉल्व इज लेफ्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा, अभी ध्यान से देखो, तो इस apparatus को ध्यान से देखें, तो एक वॉल्व है जिसमें कौन रखा हुआ है, CO रखा हुआ है। इस वॉल्व का जो वॉल्यूम है 2 लीटर है, और CO जो प्रेशर अभी लगा रहा है वो 2.463 ATM लगा रहा है इस कंटेनर में। फिर सेकंड O2 का भी डेटा आपने को दिया हुआ है। अज्यूम दैट द टेम्परेचर इज फिक्स्ड एट 300 केल्विन, मींस कि वॉल्व को ओपन करने के दौरान भी टेम्परेचर 300 केल्विन था इस सिस्टम का, और जब वॉल्व को ओपन कर भी दिया तो भी टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। 300 केल्विन ये क्या है, फिक्स्ड है ना। अंडर द गिवन कंडीशंस अज्यूम नो रिएक्शन ऑफ CO/C2, CO और C2 का हमें रिएक्शन नहीं मानना है, तो हमें यह बताना है कि बताओ कि फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा कंटेनर में। बहुत आसान है, आसान क्या है, ध्यान से मैं बताता हूं। इसका देखो दो मेथड है, एक तो वो मेथड है जब टेम्परेचर फिक्स हो दो, है ना। टेम्परेचर अगर फिक्स होगा तो ध्यान समझना कि जैसे इस गैस के लिए बात कर ले, CO के लिए बात कर ले, तो अगर इसके लिए हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, हमने क्या किया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या इसके लिए PV कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बॉयल्स लॉ। चूंकि देखो मोल्स तो क्या है, अगर वॉल्व को आप खोल भी दोगे तो मोल्स तो सेम रहेंगे CO के, बस क्या होंगे कि CO जो गैस है वो इसी कंटेनर में अब नहीं रहेगा, जैसे आप वॉल्व खोलोगे तो इसमें भी कुछ जाएगा, लेकिन पूरे सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो CO के मोल्स क्या होंगे, अभी भी कांस्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि कोई लीकेज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इस वॉल से इधर गया तो इधर से ये लीक करके बाहर चला गया, वो चीज नहीं हो रहा है। तो क्या इसके लिए PV कांस्टेंट होगा, सिमिलरली O2 के लिए PV कांस्टेंट होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि P1V1 मीन CO के लिए लिख दिया, और प्लस P2V2, दिस विल बी इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। PF इज टोटल प्रेशर, VF इज टोटल वॉल्यूम। नहीं आया सर, छोड़ो, मैं इसको प्रूफ करता हूं। क्या आप इस बात से सहमत हो कि जब हम वॉल्व को ओपन भी कर देंगे तो भी CO के मोल्स एज इट इज रहना है, सिमिलरली O2 के मोल्स भी एज इट इज रहना है। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि CO के मोल्स इनिशियली N1 था और O2 के मोल्स इनिशियली क्या था, N2 था, ठीक है। तो ध्यान से देखें तो बिफोर ओपनिंग ऑफ क्लोज्ड वॉल्व टोटल मोल्स ऑफ गैसेज इज N1 प्लस N2। आफ्टर ओपनिंग जब हम ओपन कर देंगे तो CO इधर आएगा, O2 इधर आएगा, कब तक आएगा, जब तक कि दोनों वॉल्व में प्रेशर एग्जैक्टली सेम ना हो जाए, ठीक है। तो भी मोल्स इसके मान लेते कि N1 डैश है, ठीक है, और O2 के मोल्स N2 डैश है, तो सम क्या होंगे, बराबर होंगे। गैस लीक थोड़ी कर रहा है, गैस लीक नहीं कर रहा है, मींस टोटल मोल्स ऑफ गैसेस बिफोर ओपनिंग ऑफ वॉल्व इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ गैसेस आफ्टर ओपनिंग। अब बस N1 N2 N1 डैश N2 डैश कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे N1 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, PV इक्वल टू NRT से। PV इक्वल टू NRT से अगर हम ध्यान से देखें तो N क्या होगा, N होगा अपना PV अपॉन RT, ठीक है। तो इनिशियल केस में CO के लिए लगा दो ना, P कितना है, ये 2.463 या फिर यार वही मैं प्रूफ करना चाह रहा था, वो
ठीक है, वैल्यूज लास्ट में रख लेंगे। P1 V1, V1 मीन्स दिस इज योर V1, है ना, अपॉन RT, ओके, प्लस P2 V2 अपॉन RT। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन है। फाइनली N1 डैश क्या लिखेंगे कि अभी पार्शियल प्रेशर सपोज दैट कि CO का चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है, जब मिक्सिंग हो जाएगी गैसेस की तब थोड़ी है कि CO का प्रेशर इतना ही रहेगा, अलग हो जाए चूंकि वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो P1 डैश और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, VF किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा, ठीक है, अपॉन RT, चूंकि टेम्परेचर फिक्स रखा है। अगर टेम्परेचर चेंज करता है तो यहां पे टेम्परेचर आप चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है, प्लस P2 डैश VF अपॉन RT, इसका भी टेम्परेचर फाइनली क्या है, सेम ही है। तो ये जो कहानी है ना, ये हर जगह लग जाएगा, चाहे टेम्परेचर सेम है चाहे अलग है। सपोज दैट एक क्वेश्चन आया था 2018 में, बोला था कि इनिशियली यहां पे PI VI है, मतलब PI VI है, हमने क्या किया बाद में कि वाल्व 2 का टेम्परेचर T2 कर दिया, तो क्या करते, N2 डैश लिखते तो RT2 कर लेते और इधर से हर जगह T1 रहता, ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह लग जाएगा कनेक्टिंग कंटेनर में, ठीक है। और यहीं से मैं क्या कह रहा था कि अगर टेम्परेचर फिक्स रखते हैं तो ये तो हर जगह कॉमन है, डिवीजन में इसको कट कर दोगे तो फिर क्या आ जाता था, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। कैसे आता था, P1 V1 प्लस P2 V2 और वहां से V फाइनल तो कॉमन ही आप ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा P1 डैश और प्लस क्या हो जाएगा P2 डैश, ये हो जाएगा। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि टोटल प्रेशर जो होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। नाउ तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर टोटल प्रेशर, दिस इज योर टोटल प्रेशर और PF इज टोटल प्रेशर फाइनली, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो तो P1 V1 प्लस P2 V2 ये क्या हो जाएगा, P टोटल V टोटल और ये कौन सा, फाइनल वाला, ठीक है, सिंपल लगा दो। अभी तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, तो जो दम था वो मैंने समझा दिया पूरा का पूरा। P1 कितना हो जाएगा 2.463 इंटू V1 क्या हो जाएगा 2 प्लस P2 आ जा 4.926 इंटू V2 1 इज इक्वल टू P फाइनल, है ना, ये तो पूछा है फाइनल प्रेशर। और VF कितना होगा, VF हो जाएगा V1 प्लस V2, ये जो आपने लगाया ना ये ट्यूब, ये नेग्लेजिबल वॉल्यूम का ही बोलता है, ठीक है, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर इसका भी वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा निकाल के, ठीक है। तो ये हमेशा नेग्लेजिबल वॉल्यूम का ये वाला ट्यूब बोलता है, तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट V1 प्लस V2 कर दो, मतलब 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से PF आप निकाल देना, चूंकि हमने इधर प्रेशर ATM में लिया है तो ये भी क्या आएगा ATM में ही आएगा। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कनेक्टिंग कंटेनर वाले में भी। तो यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में भी आजकल आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द दिस ग्राफ्स फॉर एन आइडियल गैस द एरो इंडिकेशन इज इनकरेक्टली, हमें यहां पे क्या देखना है भाई, इनकरेक्टली कौन सा मैच करा गया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात। देखो जब भी हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो अपने को पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ PV इक्वल टू NRT से करनी है। गैसीय स्टेट में जितने भी ग्राफ्स हैं सब में कहानी किससे करनी है, PV इक्वल टू NRT से करनी है। बस ध्यान आपको रखना है यहाँ पे कौन कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। जैसे हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो ऑप्शन ए को अगर हम ध्यान से देखें तो P और टेम्परेचर है ना, PT के बीच में ग्राफ बनाया गया है, मतलब P क्या है यहाँ पे वेरिएबल है ना, और TB क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। इसका मतलब बाकी सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। हाँ, और ये चीज हम ध्यान से देख सकते हैं कि P और T का जो ग्राफ बनाया है, सब जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, आना भी चाहिए। कैसे कैसे देखो, P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू NR अपॉन V इंटू T, है ना। तो ये अपना क्या है x है और ये अपना क्या है y है, तो क्या यही तो स्लोप m है, तो y इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट्स ओके। नाउ अभी हमको ये बताना है, अभी हमको क्या बताना है कि देखो ध्यान से भैया, ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल प्यार से, ये जो एरो है वो सही है या गलत है। एरो इधर दिखाया हुआ है कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम का, इधर जाने पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, कि जैसे देखो ये तो कांस्टेंट होगा, NR तो कांस्टेंट है, ठीक है। V की बात करते हैं, ये जैसे V1 मान लो, V1 वॉल्यूम पे ग्राफ खींचा गया, ये V2 पे, ये V3 पे, ये V4 पे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यहाँ पे, ठीक है,
कि सर आपने तो बोला कि P और T वेरिएबल है, मींस वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो इसका मतलब फिर आप V1, V2, V3, V4 क्यों कर रहे हो? अरे पगले ध्यान से देखो, ये जो एक एक्सपेरिमेंट करके ये जो लाइन खींची गई है, ये इस लाइन के लिए V1 ही वॉल्यूम है हमेशा ही, फिर अलग एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर ये लाइन खींची, फिर तीसरी चौथी, समझ रहे हो? तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है, ऐसी लाइन आई है। नाउ ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत एक लाजवाब सा तरीका होता है। क्या होता वो तरीका? कि या तो आप एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींच दो। जैसे मैंने क्या किया कि इसके वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिया, तो उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा, मतलब आप खींच दो, मन कर रहा है आपका तो खींच दिया। इससे हुआ क्या कि टेम्परेचर मैं सारे ग्राफ्स के लिए सेम मान लेता हूं। जैसे इस ग्राफ के लिए देखूं टेम्परेचर तो भी ये है, इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर देखूं तो भी यही वाला वैल्यू है, ठीक है। इस ग्राफ्स के लिए देखूं तो यही वाला वैल्यू, आगे बढ़ा दो, ठीक है, तो भी यही वाली वैल्यू। तो सबके लिए हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। अब देखो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए ये हो गया प्रेशर P1, सेकंड वाली लाइन के लिए हो गया प्रेशर P2, और थर्ड वाले के लिए क्या हो, ये प्रेशर P3, एंड फोर्थ वाले ये कहां कट करेगा, इसको आगे जाके कट करेगा यहां पे, तो ये कुछ हो गया P4, ठीक है। हम ग्राफ से साफ साफ ये तो जरूर देख सकते हैं कि जो P4 है वो ज्यादा है, मींस कुछ ऐसा ऑर्डर है P1, P2, P3, P4। समझना जरा प्यार से, मैं डिटेल में बता रहा हूं, इतना डिटेल में पूरे यूट्यूब पे क्रैश कोर्स में कोई नहीं बताया, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, ठीक है। मैंने भी देखे कुछ लोग के, है ना, क्या पढ़ा रहे हैं सब, वो क्या कर रहे हैं, मतलब ठीक है पढ़ा तो अच्छा ही रहे हैं, कौन बुरा पढ़ाता है? टीचर कोई बुरा पढ़ाता है क्या? ये आपको लगता होगा ऐसा? टीचर कोई बुरा नहीं पढ़ाता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो, समझ रहे हो? आप क्या मतलब चाहते हो एक टीचर से, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी का मैंने जैसे एक अच्छे खासे टीचर हैं, मतलब नाम है उनका बहुत बड़ा, और वो अच्छे टीचर भी हैं इनफैक्ट, लेकिन टाइम की कमी होती है क्रैश कोर्स में, इसलिए चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं करा सकते, बट मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे अप्रोच को, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जैसे सेम कर दिया, PV इक्वल टू nRT पहले लिख लो, और ऑलरेडी उधर मैंने लिखा ही है, ठीक है, तो मैं दोबारा लिखने की कोशिश क्यों करूं, है ना, टाइम वेस्ट होगा। नाउ PV इक्वल टू nRT, मैंने भाई T तो सारे ग्राफ के लिए सेम कर दिया। अगर मैंने T सब ग्राफ के लिए सेम कर दिया है तो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, T अगर मैंने सेम कर दिया सारे ग्राफ्स के लिए, है ना, और प्रेशर देखो तो जिसके लिए ज्यादा है, प्रेशर जिसके लिए ज्यादा, जैसे अगर हम फोर्थ लाइन कंसीडर करें तो उसके लिए प्रेशर ज्यादा है। अगर ये प्रेशर क्या है भाई, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर तो ऑलरेडी सेम हो चुका है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब ये वाली वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब V कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर जिसके लिए ज्यादा उसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। समझो समझो आराम से। समझ आया, आ गया क्लियर? मैंने क्या किया, टेम्परेचर को भाई कर दिया सेम। अब जिस ग्राफ के लिए प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात यही तो बढ़ेगा ना, बाकी चारों ही ग्राफ्स में टेम्परेचर तो सेम कर दिया, तो प्रेशर जिसका ज्यादा तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जिसका प्रेशर कम है तो ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। हाँ, तो अब सोचो, अब प्रेशर ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा कब होगी भाई, मोल्स तो फिक्स है, गैस के आर तो फिक्स है, तो वॉल्यूम ही चेंज कर सकते हैं, तो वॉल्यूम कम होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, NR/V क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसके लिए प्रेशर ज्यादा उसके लिए वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, कम। प्रेशर ज्यादा किसका है, P4 ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा उसकी वॉल्यूम कम, मतलब V4 V3 ये आएगा ऑर्डर वॉल्यूम का, है ना। इसका मतलब जब हम इधर जाएंगे तो क्या डिक्रीजिंग वॉल्यूम लिखा है, बिल्कुल V4 सबसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। मतलब डिक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब क्या है, यहां से शुरू करो तो हाईएस्ट वैल्यू और आगे जाओ तो लोएस्ट वैल्यू, तो V1 सबसे ज्यादा, ये तो सही आ गया यार, ये तो ग्राफ में एरो बिल्कुल सही दिखाया है। वो अपना आंसर नहीं है क्योंकि इनकरेक्टली मार्क्ड पूछा है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ये करेक्टली मार्क्ड है। अगर यहां पे करेक्टली मार्क्ड पूछता तो हो जाता, ठीक है। नाउ अब बी को चेक करते हैं। अगर हम बी को चेक करें तो ध्यान से देखिए, अगेन यहां पे क्या है, टेम्परेचर लिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ लिख दो। क्या लिखोगे आप, PV इक्वल टू nRT। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे क्वेश्चन पता है जेई एडवांस में ज्यादा आते हैं, ठीक है, और जेई मेन में भी पूछने लगा है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। अब V और T के बीच का ग्राफ है, इसका मतलब क्या होगा कि V इज इक्वल टू NR/P, बाकी को स्लोप बना दो,
ठीक है, दिस, हाँ हाँ सही है सही है। तो इसका मतलब ये सब किसी प्रेशर पे खींचा गया ग्राफ है, कांस्टेंट है प्रेशर, भाई मोल्स तो फिक्स ही रहेंगे सारे ग्राफ्स में, ठीक है। तो इसका मतलब चलो मान लेते हैं ये प्रेशर P1 पे खींचा, ये P2 पे खींचा और ये P3 पे और ये P4 पे खींचा गया है। अगेन आप क्या करो, किसी एक को सेम कर दो। सपोज डेट आप टेम्परेचर सेम कर लो, नहीं सर पिछली बार भी तो वही सेम किया था, अरे यार चलो ठीक है, चलो मैंने क्या किया, ये सेम कर दिया। क्या सेम कर दिया मैंने, वॉल्यूम सेम कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर मैंने सेम कर दिया, देखो सबके लिए, इसके लिए भी वॉल्यूम यही है, इस ग्राफ में भी वॉल्यूम यही ले रहे हैं, इस ग्राफ में भी वॉल्यूम यही ले रहे हैं, तो अब इससे करस्पॉन्डिंग आ जाओ, ठीक है। तो ये P4 वाला ग्राफ है तो टेम्परेचर ये क्या हो गया, T4 हो गया। ये P3 वाला ग्राफ है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ गया, T3 आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर T2 आ गया, और आगे मतलब ये लाइन मैंने थोड़ा ऊपर खींच दिया, ऐसे कट करता तो यहाँ पे कुछ T1 आता, ठीक है, सिंपल। नाउ अब हम समझते हैं, हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कर दिया क्या, सेम। वॉल्यूम को क्या कर दिया, सारे ग्राफ्स के लिए सेम। तो जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये क्या होगा, अगर जिसके लिए ज्यादा, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू कम होनी चाहिए, नहीं, तभी तो मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। भाई जिसके लिए तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसको कम होना पड़ेगा, तभी ओवरऑल मल्टीप्लाई होके तो सेम रहेगा सारे ग्राफ्स के लिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। अब ये वैल्यू कम होने के लिए क्या जरूरी है, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू कम होती है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा हो, ज्यादा से डिवाइड करोगे किसी नंबर को तभी तो आपका ओवरऑल वैल्यू कम आएगा। इसका मतलब जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा उसके लिए प्रेशर भी क्या चाहिए, फिर ज्यादा चाहिए। तो टेम्परेचर आपको ज्यादा कौन सा दिख रहा है, मुझे तो T1 दिख रहा है, देख लो T1, T2, T3, T4, साफ साफ ग्राफ से ये दिख रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर का भी वही आना चाहिए ऑर्डर, T ज्यादा तो P ज्यादा, मींस P1, P2, P3 एंड P4, ये आना चाहिए अपना ऑर्डर, ये अपना क्या आना चाहिए, ऑर्डर। इसका मतलब ध्यान से देखना, P1 सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, ये गलत दे दिया है। देखो आगे जाने पे वो बोल रहा है कि डिक्रीजिंग प्रेशर है, मतलब P1 मिनिमम हो गया। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि शुरू में हाईएस्ट है और आगे जाने पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब P1 मिनिमम हो गया। नहीं भाई, P1 मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ये तो गलत एरो लिखा हुआ है और हमें तो इनकरेक्टली मार्क्ड ही बताना था, तो यही होगा अपना आंसर। देख लो आराम से, क्लियर है, बात क्लियर है। किसी को डाउट, परेशानी, दिक्कत, कंफ्यूजन? मैं तो ऐसा भी सोच रहा हूं कि अगर लेक्चर ज्यादा बड़ा हुआ तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सारे घर आएंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलो, अ स्मॉल बबल, ऐसे क्वेश्चन मुझसे बोला भी गया था कि आप सर करा देना। चलो, लेक टाइप है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होता। अ स्मॉल बबल, बबल समझते हो, हाँ, राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक। एक हमारे पास क्या लेक है, झील है, झील समझते होगे, हाँ। तो बॉटम ऑफ लेक पे एक बबल है, ठीक है, वो राइज करता है ना। अच्छा ध्यान से फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे। अ स्मॉल बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक वेयर द टेम्परेचर, बॉटम ऑफ लेक के बाद कॉमा दिया है, मतलब वहीं की आप बात कर रहा है, वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे टेम्परेचर क्या है, 8 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर क्या है, 6 atm है, ठीक है, टू द वाटर्स सरफेस। और ये राइज होकर कहां पे आ गया, यहां पे आ गया है ना, वाटर के सरफेस पे आ गया, वेयर द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 atm, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ऑब्वियसली कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बबल इफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम वाज 2 ml, मींस यहां पे जो वॉल्यूम था वो 2 ml था, तो बताना फाइनली वॉल्यूम कितना ml होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को देख के लोग डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल, आप देखो दोनों कंडीशन को कंपेयर करो, ये 2 स्टेट्स हैं, 2 कंडीशंस है, ठीक है, कंपेयर करो क्या चाहिए, कांस्टेंट है क्या बदली है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया होगा, तो पूछ रहा है, ठीक है, एक चीज नहीं बदला, वो क्या है, बबल के अंदर जितने गैस पहले थे अभी भी बबल के अंदर गैस तो उतनी ही होंगे, क्योंकि बबल फूटा नहीं है तो लीकेज नहीं हुआ गैस का, ठीक है। तो एक चीज मैं बोल सकता हूं कि इस बबल में जो गैस होगा, तो गैस के मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, गैस के मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, बाकी सब कुछ बदला है। तो इसमें जो गैस उसके लिए आप PV इक्वल टू nRT लगाओ, देखो रास्ता नहीं मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है। हमने क्या कांस्टेंट करना है, मोल्स बस कांस्टेंट करना है, R तो कांस्टेंट होता ही है, इसका मतलब PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। इसका मतलब क्या होगा, PV अपॉन T इज कांस्टेंट, हाँ है ना, हाँ सर। इसका मतलब दोनों कंडीशन के लिए अगर लिखे इस चीज को, तो P1 V1 अपॉन T2 दिस विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यही तो होगा। अभी हमसे क्या पूछा है, V2 ही तो पूछा है, अब क्या कहानी रह गया, बाकी कुछ बोलो तुम। P1 V1 अपॉन T1
ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा T2 और ये P2 आ जाएगा कैची चला के नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा P2, दिस इज योर व्हाट V2। सारे वैल्यूज पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ml में। देखना आंसर ये शायद ऐसा आ रहा होगा 12.72, ठीक है, हमने बहुत बार इसको सॉल्व किया तो अपन को पता है। ये मजेदार मजेदार एकदम फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन है, फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन है ना। चलो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी मैं करा देता हूं हीटिंग टाइप का, ठीक है। अब हीटिंग टाइप में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों मैंने ही लिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है, टू इन्फ्लेटेड बलून्स 1 and 2, सी स्किन क्या है, थिक है, हैविंग, कुछ लोग ये नहीं समझ पाते, अरे रहने दो ना यार, तुम्हें क्या करना है, जाने दो। टू इन्फ्लेटेड बलून्स 1 and 2 हैविंग वॉल्यूम 600 ml, इस बलून का वॉल्यूम क्या है 600 ml एंड 1500 ml एट 300 केल्विन आर टेकन एज सोन इन द फिगर। अभी इस दोनों का जो टेम्परेचर लिया है वो कितना लिया है, 300 केल्विन लिया है। इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन लिया है, ठीक है, एज सोन इन द डायग्राम। इफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इनर एंड आउटर बलून्स आर, तो जो इनर बलून है उसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इनर एंड आउटर, तो ये सीक्वेंस यहां भी देखना है, 800 एंड 1800 मींस इनर का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है, इनर बलून का 800 ml, यहां तक ये एक्सपेंड हो सकता है। और आउटर के लिए जो मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1800 ml हो सकता है ना। देन फाइंड द बलून विच विल बस्ट, बस्ट मतलब जल जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोड कर जाएगा, फर्स्ट ऑन ग्रेजुअल हीटिंग, है ना। फाइंड द बलून विच विल बस्ट फर्स्ट ऑन ग्रेजुअल हीटिंग, तो अगर हम इसको हीट करें तो पहले कौन फटेगा, पहले कौन फटेगा बलून, ये हमें बताना है। यहां पे दो ही कहानी होती है, एक तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, एक प्रेशर के रेस्पेक्ट में, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सिंपल सी कहानी करें कि यहां पे देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब क्या होगा, V1 अपॉन V2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, T1 अपॉन T2, यही तो कहानी है ना। देखो ना, वॉल्यूम मैक्सिमम दिया, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर जब बढ़ा रहे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1, दिस इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अपने को क्या निकालना है, ध्यान से, सपोज दैट, मान लेते हैं कि बलून बन, इसको मैं बोल रहा हूं बलून बन, है ना। सपोज दैट कि बलून बन जो है वो पहले बस्ट करता है, तो इसके बस्ट करने के लिए टेम्परेचर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या आना चाहिए, तो T2 अगर लिखें तो क्या होगा, ये V2 अपॉन V1 इंटू T1 होगा। अब देखो बलून फर्स्ट के लिए V2 क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है 800 और इनिशियल क्या है 600 और इंटू T2, सॉरी T1 ना, इंटू T1, T2 निकालना है, T2 को ऊपर लाए, T1 इधर गया, ठीक है। T1 कितना था, 300 केल्विन पे, क्लियर, ये और ये चला गया, बहुत बढ़िया बात। ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 चौके 8, मीन्स ये क्या आ गया 400 केल्विन, मीन्स फर्स्ट वाला बलून जो है वो एक्सप्लोड करेगा 400 केल्विन पे। अब सेकंड वाला बलून जो बड़ा वाला है उसके लिए बात करते हैं, तो T2 निकाल लो, ये क्या हो जाएगा V2, V2 मीन्स क्या होगा, V2 ये सह सकता है कितना, 1800 ml, है ना, और इनिशियल V1 ये क्या है अपना 1500 ml और इनटू टेम्परेचर, इसके लिए भी क्या लिया है, 300 केल्विन ही लिया है, ठीक है। तो 300 पचे 1500, है ना, और 5 से इसको काटो तो कुछ ये आ जाएगा 36 पचे 180 होगा ना, ये आ जाएगा 360 केल्विन। मतलब अगर सेकंड बलून को एक्सप्लोड करना है तो वो किस टेम्परेचर के बाद करेगा, 360 केल्विन पे। बताओ जब आप हीट करोगे तो पहले कौन सा टेम्परेचर रीच होगा, 360 केल्विन की 400 केल्विन है, 360 केल्विन। इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटर वाला बलून है, सेकंड वाला बलून, वो पहले बस्ट कर जाएगा, मींस आउटर बलून विल बस्ट फर्स्ट। तो ऐसे में ना ये हीटिंग वाली ना और एक्सप्लोडिंग वाली में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वॉल्यूम टेम्परेचर और एक प्रेशर टेम्परेचर। जैसे यहां पे क्या वेरी कर रहा था, वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तभी तो एक्सप्लोड करेगा फिर, है ना। जितना उसका मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकता है, जितना मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सकता है बलून का, उस वॉल्यूम तक ही सह सकता है वो बलून एक्सपेंशन, उसके बाद तो उसको फटना पक्का है। तो V मैक्स तक सहन कर सकता है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। सेम क्वेश्चन है ना, ये आप घर पे खुद करोगे। यहां पे बस क्या है, प्रेशर वाली कहानी है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो जाए, यहां पे हो जाएगा P डायरेक्टली, सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मींस आपको क्या करना है, P1 अपॉन T1, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, P2 अपॉन
T2, तो अगेन यहां से T2 निकाल दोगे P1 P2 के रिलेशन से, ठीक है, तो ये भी कर लोगे आप। नेक्स्ट, 2 फ्लास्क A एंड B, ओके, 2 फ्लास्क A एंड B, हमारे पास 2 फ्लास्क है, एक है A, दूसरा क्या है B, है ना, हैव इक्वल वॉल्यूम्स, इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V है। A इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन, बहुत बढ़िया बात कर दी आपने, एंड B एट 600 केल्विन। A कंटेन्स H2 गैस, B हैज एन इक्वल मास ऑफ CO2 गैस, मींस इसका जो मास है और इसका मास बराबर है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज इन फ्लास्क A एंड B, मींस हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी किसका निकालना है भाई, H2 का, A में तो वही है, अपॉन काइनेटिक एनर्जी CO2 का, ये हमें निकालना है। जब आपको टेम्परेचर दिया रहता है तो आपने पढ़ा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 3/2 nRT के, किसी भी गैस के लिए। क्लियर? नाउ अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा प्यार से समझते हैं, बहुत ज्यादा प्यार से, थोड़ा ही नहीं, चूंकि हमें मास बराबर किया है तो मास में भी थोड़ा रिलेशन लाते हैं। मोल्स को क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT। मास सेम है दोनों गैस के लिए, R सेम है दोनों गैस के लिए, 3/2 सेम है दोनों गैस के लिए, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/m? नहीं बोल सकते। कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, बोल सकते हैं ऑब्वियसली। इसका मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं S2 का, तो दिस विल बी इक्वल टू K इंटू TS2 अपॉन MS2, तो वो रेशियो ले लेंगे ना, कैंसिल हो जाए डायरेक्टली। भाई मैं ये कह रहा हूं KE1 अपॉन KE2, ये क्या होगा, T1 अपॉन M1 अपॉन T2 अपॉन M2, मैं ये कह रहा हूं T1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन T2, ठीक है। चलो अब 1 कौन सा है, S2 अपना 1 है और CO2 क्या है, 2 है, उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो S2 के लिए टेम्परेचर क्या था, 300 केल्विन, तो ये क्या हो गया अभी 300 केल्विन इंटू M2 मतलब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना आ जाएगा 44 ना, 16 दूना 32 और 12, हाँ 44 डिवाइडेड बाई M1 मतलब H2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 इंटू T2 मतलब इसके लिए टेम्परेचर 600 केल्विन। तो दिस इज योर रेशियो। सवाल ये है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का इधर रेशियो लिखा है ना, KE1 अपॉन KE2, सर इसका यूनिट क्या होगा। अबे सेम चीज का मतलब सेम यहाँ पे है ना, सेम पैरामीटर का अगर आप रेशियो लिखो तो वो तो रेशियो तो यूनिट लेस आता है, ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्या आएगा 300 गुना ये 2 और ये 4 से काटे 11:1 रेशियो आएगा, ऑप्शन बी। नाउ ये भी क्वेश्चन है थोड़ा डिफ्यूजन इफ्यूजन पे, तो इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग, यहां पे ध्यान समझना, अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग क्या है भाई, ये HeCH4 एंड SO2 was allowed to effuse through a fine hole if mixture contain HeCH4 and SO2 in HeCH4 and SO2 sequence, ध्यान देना 1:2:3 mole ratio, calculate the molar ratio of gases effusing out initially। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत ही किए होंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देंगे तो मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, डिफरेंट है। जब भी हम बात करते हैं कि अगर कंटेनर में हम मोल्स ऑफ गैसेस डिफरेंट कर दिए, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर सारे गैस का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और चूंकि वॉल्यूम क्या है सारे गैस के लिए फिक्स्ड है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है सारे गैस के लिए फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली हम ये बात कह सकते हैं कि जो मोल रेशियो होगा, ये हमने पढ़ाया हुआ है, टेम्परेचर भी दोनों गैस के लिए तो फिक्स्ड है, सब सारे गैस के लिए एक ही कंटेनर में तो रखे हो सारे गैस को। तो PV = nRT से अगर हम देखें गैसेस मिक्सचर के लिए, T सेम, V सेम, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मींस मोल रेशियो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, देखो डिफ्यूजन इफ्यूजन बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, कराया हुआ कहानी ऑलरेडी, ठीक है। द मोलर रेशियो ऑफ गैसेस इफ्यूजिंग आउट इनिशियली, भाई जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना ज्यादा होगा उसके मोल्स भी तो उतने ही बाहर होंगे ना, उतनी ही ज्यादा बाहर होंगे, मींस, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें लिखना है मोलर रेशियो ऑफ गैसेस इफ्यूजिंग आउट इनिशियली, मींस हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो लिखना है। तो सबसे पहले 2 का लिखते हैं, He और CH4 का, क्योंकि 2
में ही सॉल्व कर सकते हो यार, रेशियो 3 लिख दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा लिखते हैं ना कि RE अपॉन RCH4। बताना यहां पे प्रेशर दोनों गैस का सेम है या अलग है? अलग है यार, मोल्स अलग हो गया। अभी तो बोला यार जो मोल रेशियो है वो प्रेशर रेशियो होगा, मोल सेम नहीं है तो प्रेशर सेम नहीं है। प्रेशर अगर सेम नहीं है तो फिर फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा P1 अपॉन P2, है ना, ऐसा लिखते थे रूट अंडर M2 अपॉन M1। क्लियर क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं, बात देखो अभी देखो प्रेशर रेशियो क्या होगा मोलर रेशियो के बराबर, तो इनके मोलर रेशियो क्या है 1:2 है, तो ये हो जाएगा 1:2 रूट अंडर M2। M2 मतलब CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 16। और हीलियम, हीलियम का क्या होगा 4 होता है ना, हाँ हाइड्रोजन हीलियम, हाँ 2 दूना 4, 4 चौके 16, ये आएगा 2, 2 2 कैंसिल, ये क्या आ गया 1, है ना। मतलब RHE अपॉन RCH4 क्या है 1, और यही क्या होगा इफ्यूजिंग मोल का रेशियो होगा जो बाहर जा रहा है, मतलब जो मोल्स He ये कर लेते हैं जितना इफ्यूज कर गया अपॉन N-CH4, दिस विल बी इक्वल टू 1:1। नाउ अब करते हैं CH4SO2 में रिलेशन निकाल दो या फिर HeSO2 में किसी में भी रिलेशन निकाल दो, ठीक है। नाउ चलो हम हीलियम और SO2 को पकड़ लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा RHE अपॉन RSO2, अगेन फॉर्मूला लगा देंगे, प्रेशर रेशियो विल बी मोलर रेशियो 1:3, मतलब ये हो जाएगा 1/3 रूट अंडर SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 64 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या हो गया 16 तो 4, तो ये क्या आ गया भाई 4/3 आ गया, और यही होगा इनके मोल्स के इफ्यूज होने का भी रेशियो N-HE अपॉन N-SO2, दिस इज इक्वल टू 4/3, है ना। नाउ थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा। बायो वाले टेंशन मत लेना, तुम्हें मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मुझे मैथ्स भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है ना, इसमें कौन सी ज्यादा मैथ्स तो वैसे भी नहीं है, इससे हार्ड भी बना सकता हूं। चलो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे बैलेंस बाबा की जय करना पड़ेगा। सर ये क्या है सर, आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ये बैलेंस बाबा कहां से आ गए? ध्यान से अगर हम देखें तो N-HE अपॉन N-CH4 क्या है 1:1 है, और N-HE इधर देखो 4 है, यही तो घपला हो गया कि यहां पे N-HE 1 इक्विवेलेंट, है ना, रेशियो की बात करें N-HE 1 यूनिट, लेकिन यहां पे N-HE 4 यूनिट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया ना, फिर रिलेशन तीनों में नहीं आ पाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर यहां पे N-HE 4 यूनिट है तो यहां पे भी N-HE क्या होगा 4 होगा, समझ रहे हो, इसलिए बैलेंस बाबा की जय करनी पड़ेगी। अब इसको अगर हम 4 करेंगे कैसे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो N-HE क्या हो गया भाई, इस तरफ और इस तरफ बैलेंस हो चुका है, तो अगर N-HE 4 यूनिट है तो N-SO2 3 यूनिट है, और N-CH4 क्या है 4 यूनिट है। तो हमें क्या लिखना था, कैलकुलेट द मोलर रेशियो ऑफ गैसेस इफ्यूजिंग आउट इनिशियली, और सीक्वेंस क्या है ये है, ठीक है। मींस हमें लिखना है N-HE is to N-CH4 is to N-SO2, this will be equal to what, N-HE 4 unit, है ना, then N-CH4 is also 4 unit, and then N-SO2 is 3 unit, means अपना आंसर आएगा 4:4:3, this is your answer, clear? हाँ सर, तो आगे बढ़े अब, पक्का? हाँ सर, मजा आ गया? हाँ सर। चलो डिफ्यूजन इफ्यूजन पे क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है, डिफ्यूजन इफ्यूजन पे क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपका डिफ्यूजन इफ्यूजन मस्त हो जाए। 80 ml of O2 80 ml takes 2 minutes to pass through the hole, what volume of SO2 का वॉल्यूम बताओ, पास थ्रू द होल इन 3 मिनट, बताओ क्या होगा। देखो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन है ना, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं लिखता हूं कि जैसे वेरिएबल प्रेशर पे, तो वो पता है, एक तो हमने ऐसा पढ़ा ना कि R1 अपॉन R2 दिस इज इक्वल टू वेरिएबल प्रेशर पे P1 अपॉन P2 रूट अंडर M2 अपॉन M1, ये तो हो गया प्रेशर के टर्म में। एक होता है R1 अपॉन R2, ध्यान समझना। अब इसी चीज को देखो, कहानी क्या होती है, कहानी क्या होती है, मेरी बात को समझना। वेरिएबल प्रेशर पे कहानी कर दिया देखो पक्का बात बता रहा हूं, डिफ्यूजन इफ्यूजन का एक क्वेश्चन कभी नहीं छूट सकता, एक भी नहीं, ठीक है। R1 अपॉन R2 को आप क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करते रहो, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में इसको क्या कर दिया N1 डैश अपॉन N2 डैश। अगर वॉल्यूम वाला रिलेशन दिया है तो फिर आप क्या करोगे, इसको लिखोगे R1 अपॉन R2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इफ्यूज्ड पर यूनिट, वॉल्यूम अपॉन टाइम मतलब पर यूनिट टाइम, और ये हो जाएगा V2 अपॉन T2।
इससे रिप्लेस करते रहो, राइट साइड में आप सेम रखते रहो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 P2 क्या हो जाएगा, ये रेशियो 1 आ जाएगा, तो डायरेक्टली इधर M2 N1। कई बार ऐसा करता है, V1 ये सब दिया रहेगा, M2 पूछ देगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो डिफ्यूजन इफ्यूजन में कहानी क्या है कि इस तरफ की कहानी आप हमेशा सेम रखो, ठीक है, इस तरफ की कहानी आप हमेशा सेम रखो। इवन डेंसिटी के टर्म में भी दे सकता है, तो डेंसिटी वाला टर्म पढ़ाया हुआ है ना। और लेफ्ट साइड वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चेंज करते रहना। वॉल्यूम के टर्म में दिया, वॉल्यूम के टर्म में रिप्लेस कर दिया, मोल के टर्म में दिया, मोल के टर्म में रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस के टर्म में दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम कर दिया, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे चलो वॉल्यूम की कहानी करी गई, है ना, बहुत बढ़िया बात करते हैं ना, ठीक है। चलो यहां पे कुछ नहीं बोला तो प्रेशर तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो R1 को क्या लिया है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू M2 अपॉन M1। जब तक प्रेशर वेरिएबल ना बोले तो फिर सेम ही है, ठीक है। नाउ V1 क्या हो जाएगा, V1 O2 के लिए ले रहे हैं ना, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, नहीं तो गलत भी कर सकते हैं। V1 अपॉन T1, T1 क्या भाई 2 मिनट, अपॉन V2, V2 तो हमसे पूछा है, अपॉन T2, T2 कितना है 3 मिनट, एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर M2, M2 मतलब SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 डिवाइडेड बाई O2, ये क्या है 32, ये क्या आएगा 2, ठीक है। नाउ सॉल्व कर लो। अब समझ में आ गया डिफ्यूजन इफ्यूजन का एक भी क्वेश्चन आप कैसे छोड़ दोगे यार। अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 अपॉन 2 इंटू V2 इंटू वट 3, कैलकुलेशन है बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिनट ये यूनिट से होना चाहिए टाइम का, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल इक्वल टू रूट 2, ठीक है। अच्छा नाउ हमें V2 निकालना है, इसको इधर ले जाओ, रूट 2 नीचे आ जाएगा, 80 इंटू 3 अपॉन 2 रूट 2, 2 से ये कटेगा 40 गुना 3, ये क्या हो जाएगा 120 बटा रूट 2, इतना ml होगा V2 मीन्स वॉल्यूम ऑफ SO2, है ना, इफ्यूज्ड। तो आंसर ए। क्लियर, हाँ समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं, अब तो हलवा क्वेश्चन है, अब तो 30 सेकंड वाले क्वेश्चन आ गए। एट लो प्रेशर वंडर वाल्स इक्वेशन इज रिटन एज P plus A upon V square into V is equal to RT, the compressibility factor is then equal to। मैं बहुत एक सिंपल सी बात पर बताता हूं, लो प्रेशर हाई प्रेशर सब कहानी आप कर लोगे। हाई प्रेशर पे वंडरवाल कांस्टेंट A नेग्लेजिबल होता है और लो प्रेशर पे वंडरवाल कांस्टेंट B नेग्लेजिबल होता है, ये याद रखोगे। हाई प्रेशर पे A नेग्लेजिबल, लो प्रेशर पे B, है ना। कांस्टेंट जो है स्मॉल में लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखने के लिए अच्छा दिखे तो सबको कैपिटल में लिखा है। हाल्व, जिस हाल में बैठे हो ना, बस हाँ एग्जाम दे रहे हैं बस वही हाल्व, है ना। चलो करना क्या है अपने को, करना क्या है, क्या बोला है लो प्रेशर, ठीक है ठीक है। पहले आप वंडरवाल इक्वेशन 1 मोल का लिख दो, तो ये क्या होता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर B माइनस B, दिस इज इक्वल टू RT, है ना, ये होता है। मान लो ये इक्वेशन नहीं भी दिया रहता ना, ये वाला है ना, ये जो दिया P प्लस A अपॉन, ये नहीं दिया रहता तो भी कर ले शुरू से। क्या है लो प्रेशर, लो प्रेशर पे कौन नेग्लेजिबल B वाला टर्म गायब कर दो, इसको खत्म कर दो, तो ये अपने आप नहीं आ जाता P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू B, दिस इज इक्वल टू RT। आ गया कि नहीं आ गया, मजा आ गया, दिस इज द मैजिक, है ना। चलो अब मल्टीप्लाई कर दो भाई। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, PV अपॉन nRT होता है 1 मोल के लिए, सिर्फ RT हो जाएगा नीचे क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। हाँ किसी भी गैस के लिए चाहे वो रियल हो चाहे आइडियल हो, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, इन फॉर्मूला PV अपॉन nRT होता है। वैसे ओरिजिनली क्या होता है VM अपॉन VM आइडियल, ठीक है। वैसे उतना करने का टाइम तो है नहीं, तो आप फॉर्मूले वाला आप समझ लो, PV प्लस A अपॉन V, दिस इज इक्वल टू RT। मुझे तो लिखना है PV अपॉन RT, RT हर जगह डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा PV अपॉन RT, दिस इज इक्वल टू नहीं प्लस 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 A अपॉन VRT, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से PV अपॉन RT जिसको हम Z लिख देंगे, ये क्या होगा 1 माइनस A अपॉन VRT, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस A अपॉन VRT, ऑप्शन ए। क्लियर। कई बार एग्जाम के क्वेश्चन में तो पता है क्या होगा, 2-3 ऑप्शन में तो B दिखेगा ही नहीं तुमको, ऐसे ही हो जाएगा फिर। चलो नेक्स्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शुड द करेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम विल बी लार्जेस्ट। हमने ये पढ़ा था कि रियल गैस के लिए अगर हम आइडियल वॉल्यूम लिखे तो क्या लिखते हैं, V आइडियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता था वही होता था करेक्शन टर्म, और इसको हम किसके लिखते थे, किसके बराबर लिखते थे, N इंटू B के बराबर लिखते थे, जहां पे B क्या है वंडरवाल कांस्टेंट विच इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, विच इज अ मेजर ऑफ
मॉलिक्यूलर साइज, मींस इसका मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके लिए बी की वैल्यू भी क्या होगी, बी की वैल्यू होगी ज्यादा। सिंपल सिंपल। तो अब देखो करेक्शन ज्यादा कहां पे करना पड़ेगा, करेक्शन ज्यादा कहां पे करना पड़ेगा, है ना, ध्यान समझना, ध्यान समझना। करेक्शन ज्यादा मींस वी एक्सक्लूडेड ज्यादा, वी एक्सक्लूडेड ज्यादा मींस क्या होगा, बी ज्यादा, और बी ज्यादा कब होगा, जब साइज ज्यादा हो। इन चारों गैस में साइज किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली SF6 एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा, डी। क्लियर, देख लो, देख लो, तुम टेंशन ही नहीं है यार अपने को, समझ गए। एक बार बोलो फिर से, करेक्शन इन वॉल्यूम ज्यादा मींस NV ज्यादा, NV ज्यादा मींस बी ज्यादा, बी ज्यादा मींस साइज ज्यादा, साइज किससे ज्यादा, SF6 का। नाउ यहां पे एक चीज पूछा गया है कि फॉर अ गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, ठीक है। देखो जो रियल गैस होते हैं, रियल गैस होते हैं, ये आइडियली बिहेव करते हैं कब, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, इधर ये आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। तो मैक्सिमम डेविएशन मींस इसके अपोजिट चले जाओ, इसके जस्ट अपोजिट चले जाओ, है ना, मैक्सिमम डेविएशन, है ना, मींस इसके जस्ट अपोजिट चले जाओ, मींस क्या चले जाना है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ढूंढ लो ऑप्शन, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बस ऑप्शन से हो जाएगा। देखो हाई प्रेशर सबसे ज्यादा, ये 1 ATM वाला नहीं चाहिए रे बाबा, है ना, 2 ATM हमें दिख रहा है, एंड लो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी। क्लियर, हाँ। नेक्स्ट, द वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस। देखो लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है कि जैसे हम वंडरवाल इक्वेशन 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिखते हैं सिंपली, तो क्या लिखते हैं, P + A/V², है ना, V - B, दिस इज इक्वल टू RT। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट लिखते हैं तो हम P ना लिख के यहां पे रेड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं, जो कि रेड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है, ये होता है प्रेशर ऑफ रियल गैस विथ रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल प्रेशर, मींस ये क्या होता है, P/PC, है ना। सिमिलरली यहां पे वॉल्यूम भी रिड्यूस लोगे, ये क्या होगा, V/VC, एंड टेम्परेचर भी रिड्यूस लोगे, मतलब ये क्या होगा, T/। नाउ अब यहां से अगर हम देखें तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी PR × PC, और ये हो जाएगा PR। PC की वैल्यू क्या होती है, PC की वैल्यू होती है A/27B²। सिमिलरली अगर यहां पे हम V लिखे तो V क्या होगा, VR × VC हो जाएगा, और ये होगा VR। VC की वैल्यू क्या होती है, 3V होती है, ठीक है, 3V होती है, हाँ। चलो नेक्स्ट में अगर हम बात कर ले TC, तो TC की बात क्यों करनी है, T की बात करनी है हमें, है ना, T की बात करनी है। T कितनी हो जाएगी, ये होगा TR × TC। TC की वैल्यू क्या हो जाएगी, TC की वैल्यू होती है 8A/27 RB। अब कुछ नहीं करना आपको, ये T मिल गया, ये V मिल गया, ये P मिल गया, चिपका दो इसमें, ठीक है। तो P के जगह पे आप क्या लिखोगे, P के जगह पे आप लिखोगे PR × A/27B², है ना, ये हो गया, चलो P, ठीक है। नाउ प्लस A/V², V के जगह पे आप क्या लिखोगे, VR × 3V का होल स्क्वायर, ये आप लिखोगे, हाँ, बड़ी वाली ब्रैकेट खत्म, है ना, इंटू V, V क्या हो जाएगा, VR × 3B, और माइनस क्या आएगा, ये B, दिस इज इक्वल टू R। T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T की वैल्यू हो जाएगी TR × 8A/27 RB। इसको आप सॉल्व कर लेना, सो आप सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर A आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको देखो तो P नहीं दिखेगा, V नहीं दिखेगा, T नहीं दिखेगा, रिड्यूस्ड वाला फॉर्म दिखेगा, रिड्यूस्ड वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, आंसर A आ जाएगा। आई होप कि आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द वंडरवाल पैरामीटर्स फॉर गैसेस W, X, Y एंड Z आर दिस। A दिया है, B दिया है, विच ऑफ दिस गैसेज हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, देखो ध्यान से समझना बहुत ज्यादा प्यार से, ये बेसिकली लिक्विफिकेशन पे क्वेश्चन है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पे, ठीक है। हाँ देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके नीचे वो सब्सटेंस लिक्विड की तरह रहेगा, और इस टेम्परेचर के ऊपर आप कितना भी प्रेशर लगाते रहो उस गैस पे, वो लिक्विफाई नहीं होगा, मींस वो गैस की तरह ही रहेगा, है ना। तो इस टेम्परेचर, ये जो बाउंड्री वाला टेम्परेचर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर, हाँ सर। नाउ अगर हम बात करते हैं, ध्यान समझो कि जैसे हमारा कोई गैस है ना, वो इजिली लिक्विफिकेबल कब होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे होता है, एक तो आपको कूलिंग कराना पड़ेगा, गैस को कूल करना पड़ेगा, है ना, कब तक, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, और दूसरा फिर क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा गैस पे, ताकि मॉलिक्यूल्स पास आ जाएं,
ठीक है, सिंपल सी बात है, ये कहानी है, ये कहानी है ना। अब समझना थोड़ी बात को, प्यार समझना कि जिस गैस को कूलिंग कम करना पड़ रहा है तो उसका लिक्विफिकेशन इजी होगा। जिस गैस को कूल कम करना पड़ रहा है, मतलब हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, आसानी से हो जा रहा है, तो उसका मतलब लिक्विफिकेशन इजी। और जिसका लिक्विफिकेशन इजी उसके लिए वंडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा, तो जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन क्या है, इजी है। लिक्विफिकेशन इजी है, इसका मतलब कूलिंग कम करना पड़ रहा है। कूलिंग कम करना पड़ रहा है तो मतलब क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब यही कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये कैसे हुआ, ये ज्यादा क्यों होगा। अब एक मान लो मुझे यहां से कूलिंग करनी है, 3 गैस है, ठीक है ना। किसी को कम कूलिंग करने पे ही क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हम चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है तभी तो कम कूलिंग करनी पड़ी है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो कम कूलिंग करनी पड़ी है। किसी की क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता तब तो इतना टेम्परेचर हमें रिड्यूस करना पड़ता। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए टी सी की भी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। हमसे क्या पूछा गया था, हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर मींस जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा। ए की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे 12 दिख रही है जो कि किसके लिए है, जेड के लिए। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी लार्जर इफ टीसी अपॉन पीसी इज। भाई एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, एनबी के बराबर होता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा था ये किसके बराबर होता है, एनबी के बराबर होता है। टीसी अपॉन पीसी सॉल्व करते हैं। टीसी क्या होता है, टीसी होता है 8a अपॉन 27 आरबी एंड पीसी क्या होता है, पीसी होता है a अपॉन 27 है ना, 27 बी स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, कई बार तो पता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपने को वो पूछ लिया जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, जेड क्या होगा, पीसी वीसी अपॉन आरटीसी 1 मोल के लिए, यही तो होगा। तो ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आप निकाल सकते हो, ये सब वैल्यू जो आप पीसी की पुट कर दो वीसी की कैलकुलेशन करके। ठीक है, नाउ हमें टीसी अपॉन पीसी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, टीसी अपॉन पीसी करो, ये हो जाएगा 8a अपॉन 27 आरबी इंटू ए इंटू 27 बी स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आर से कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया बात। 27 से 27 कैंसिल हो रहा है, हाँ। तो ये कुछ ऐसा आ गया 8 अपॉन आर इंटू बी, दिस इज योर व्हाट, टीसी अपॉन पीसी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस इज लार्जर। तो ये कब होगा, जब बी की वैल्यू ज्यादा होगी। बी की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब ये रेशियो ज्यादा हो, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख सकते हो आप न्यूमरेटर में ही है, तो ये वैल्यू ज्यादा चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो ये वैल्यू क्या चाहिए हमें, लार्जर चाहिए, मींस आंसर बी। नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि कंसीडर द इक्वेशन z इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हेन z इज ग्रेटर देन 1 मींस क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स। z जब भी ग्रेटर देन 1 हो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इजी नहीं होता। रियल गैसेज आर इजियर टू कॉम्प्रेस, ना जी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, कॉम्प्रेस करना आसान नहीं है। ठीक है, देन द आइडियल गैस, नहीं ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, गलत। When z equal to 1 रियल गैस गेट compressed easily, z equal to 1 रियल गैस के लिए होता ही नहीं है, ये आइडियल गैस के लिए होता है। ठीक है, When z greater than 1 रियल गैसेज आर डिफिकल्ट टू compress, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि z जब ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो फिर गैस को कॉम्प्रेस करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट होगा, बहुत बढ़िया बात। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। एक चीज आप ध्यान रखना कि z जब लेस देन 1 है तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा, लिक्विफिकेशन इजी होगी, उस गैस के लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी। जब z ग्रेटर देन 1 है तो मॉलिक्यूलर साइज मींस रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है और फिर कॉम्प्रेस करना गैस को आसान नहीं होगा, मींस लिक्विफाई करना गैस को आसान नहीं होगा। तो हमने पूरा गैस स्टेट रिवाइज कर लिया है। एक चीज मैं आपको बोल देता हूं जो आपको कर लेना है खुद से। ठीक है, मैंने एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया क्लास में, उसको आप लोग सब लोग करके जाना, किसी न किसी के शिफ्ट में इस साल पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले वो कम बार पूछा गया है तो उसको पूछने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और वो थोड़ा ऐसा है कि हर जगह कराया भी नहीं जाता, इसलिए है ना। तो अदरवाइज आपका जो गैसेस स्टेट है वो खत्म हो चुका है। लेक्चर थोड़ा बड़ा था लेकिन कितना झकास था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, लव यू ऑल।